दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया था, डिमांड कर्व के बारे में, डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। अगर आपने मेरे लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये तो अपन ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था कि जैसे जैसे प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है। मतलब डिमांड में और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब कि इनवर्स रिलेशन होता है किसके अंदर, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर और ओन प्राइस के, कमोडिटी की ओन प्राइस में। जैसे कि अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो रही है तो उसकी डिमांड मार्केट में क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कैसे होगी, कम होगी। ये कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। देखो ये तो हमको पता है कि जब भी कोई लॉ बनता है तो उसके साथ कोई ना कोई अजम्पशंस तो ज़रूर होती है। तो अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या क्या है। अगर आपको इसका ग्राफ चाहिए तो मैं आपको सामने ग्राफ प्रेजेंट करना चाहती हूँ लॉ ऑफ डिमांड का। एक बार देखो आप, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। प्राइस पहले 10 था, फिर 9, फिर 8 हुआ। प्राइस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। और क्वांटिटी जब 10 रुपये था तो हम 100 खरीदते थे, जब 9 रुपये हुई उसकी प्राइस तो हमने 150 परचेज़ किए, 8 रुपये हुई तो हमने 200 परचेज़ किए, 200 क्वांटिटी परचेज़ की। जैसे जैसे प्राइस कम हुई वैसे वैसे क्या हुआ, डिमांड बढ़ रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ मैंने वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी लिया है। ये 1 2 3, जब 10 रुपये की प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होती थी, 100। फिर जब 9 रुपये की प्राइस हुई तो कितना हुआ, 150। फिर जब 8 रुपये हुए तो 200 रुपये हम डिमांड करने लग गए। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप्स करता है डिमांड कर्व। और किस कैसे, लेफ्ट से, देखिए ये लेफ्ट है, लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप्स करता है कैसे, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम एजम्पशंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या एजम्पशंस थी। लॉ ऑफ डिमांड में हर लॉ की कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती है। हर लॉ जब भी बनता है तो साथ में कुछ अजम्पशंस लेके चलता है। तो लॉ ऑफ डिमांड की भी कुछ अजम्पशंस है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बताया था कि लॉ की डिमांड के ना कितने फैक्टर्स होते हैं, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो डिमांड के फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो यहाँ पे क्या है, अजम्पशंस है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसका मतलब होता है ये सिर्फ प्राइस की, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात कर रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड की। बाकी ये टेस्ट की बात नहीं कर रहा है, इनकम की बात नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात ये नहीं कर रहा है। ये सिर्फ किसका रिलेशन बताता है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड की ये बात करता है। अपन ने 5 फैक्टर्स देखे थे जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। वो फर्स्ट था ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकेंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फोर्थ था एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर नियर, और फिफ्थ था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 ही चीज का रिलेशन बताता है लॉ ऑफ डिमांड, किसका, एक तो क्वांटिटी डिमांडेड का और ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी का। बाकी सारी चीजों को इसने इंक्लूड नहीं रखा है, उन सब चीजों को इसने बोल दिया है कि वो सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है। इसे हम सिट्रस पैरिबस भी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में ये वर्ड का मतलब समझा होगा, आपने सुना होगा, इसको मतलब सिट्रस पैरिबस। सिट्रस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो बाकी की सब चीजें उनको कांस्टेंट रखो। तो अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, ये लॉ ऑफ डिमांड कब स्लोप डाउनवर्ड्स करेगा, अगर ये कुछ अजम्पशंस फॉलो होगी तभी ये स्लोप्स डाउनवर्ड करेगा। अजम्पशंस का मतलब होता है ये मान के चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट है देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये फर्स्ट अजम्पशन है। सेकेंड अजम्पशन है इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए।
थर्ड है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। फोर्थ है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहेगी तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, वरना लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा अगर इन सब में से एक भी चीज़ एक्टिव है, एक भी चीज़ रन कर रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब ये चारों चीज़ें क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये सिर्फ दो ही चीज़ का रिलेशन बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड और ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का। ये लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस थी। अब हम देखते हैं इसकी एक्सेप्शंस। देखो एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, ये होता है एक्सेप्शंस। हर चीज की जब भी कोई लॉ बनती है तो साथ ही उसके अजम्पशंस होती है और साथ में उसके क्या बनता है, एक्सेप्शंस बनते हैं। एक्सेप्ट हर लॉ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि इस जगह पर ये लॉ काम करना बंद कर देगी, इस जगह पर ये लॉ काम नहीं करती है, ये क्या है, इसके एक्सेप्शंस होते हैं। अजम्पशंस आपने समझ ही लिए होंगे कि ये मान के चलना है। अजम्पशंस का मतलब होता है ये माप को मान के चलना है। जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करते हैं तो ये चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी आप लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर सकते हैं, ये मान के चलना है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस का मतलब होता है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और इसका कर्व भी दूसरा बनता है। तो पहले अपन एक्सेप्शंस देख लेते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। यहाँ पे कमोडिटी की प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड उसके अपोजिट काम नहीं करता है। अगर इन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें अगर प्राइस बढ़ती है तो भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होती है तो डिमांड कम हो जाएगी, मतलब कि इनवर्स रिलेशन नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होता है, फेल हो जाता है। फर्स्ट है कब होता है, जब आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कई बार ऐसा होता है कि हम सोसाइटी में दिखाने के लिए महंगी चीजें परचेज करते हैं। लाइक आपने देखा होगा जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं BMW की बात करूं, BMW जो भी रिच लग्जीरियस जो हमने कमोडिटीज है, हम अगर उनको खरीदते हैं, हम क्यों खरीदते हैं, सोसाइटी में दिखाने के लिए कि हाँ इसके पास BMW है। प्रीशियस डायमंड, महंगी से महंगी डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं, क्यों, सोसाइटी को दिखाने के लिए कि ये महंगी चीजें हैं, हमने ज्वेलरी पहन रखी है, डायमंड पहन रखा है। तो ये सब चीज क्या है, जो महंगी चीजें होती, जो लग्जीरियस गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड में कभी भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। अगर उनकी प्राइस कम होती है तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। वो लोग खरीदते ही इसलिए है कुछ सोसाइटी में दिखाने के लिए कि ये चीज महंगी है, इसलिए इनकी डिमांड भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। प्राइस के साथ साथ इसकी डिमांड रहती है। अगर इन चीजों की प्राइस गिर जाए तो लोग बाग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अगर BMW की प्राइस कम हो जाए और कारों के कम जैसे कि रेनो की अगर BMW की प्राइस कम हो जाए, मारुति के बराबर हो जाए, तो क्या BMW खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। फिर वो आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन नहीं रह जाएगा, वो महंगी चीज नहीं रह जाएगी। BMW इसलिए खरीदते हैं ताकि वो सोसाइटी में दिखाने के लिए, BMW इसलिए खरीदते हैं ताकि सोसाइटी में दिखाने के लिए, सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए। कुछ लोग महंगी से महंगी चीज खरीदना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ती भी है तो इसकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस कम होती है इसकी तो क्या होगा, इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, ये अपोजिट रिलेशन बताता है। लेकिन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में ये एक्सेप्शन है, इसमें बताते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, अगर इसकी प्राइस कम होगी तो इसकी डिमांड भी कम होगी। ये कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है, इसमें इनवर्स रिलेशन नहीं होता है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। महंगी से महंगी चीज अपन खरीदते हैं सोसाइटी को दिखाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगी, ये एक्सेप्शन है। अब सेकंड बात हम करेंगे गिवन गुड्स की। सेकंड आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हाईली क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स। क्या होते हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंफीरियर गुड्स क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था। हाँ, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे कि बाजरा वगैरह ये सब क्या है, इंफीरियर गुड्स है।
इनको हम हाईली इन्फीरियर गुड्स भी कह सकते हैं। मतलब लो क्वालिटी ऑफ फूड होता है, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं, बहुत ही चीपर, जो बहुत ही सस्ते मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं गिफिन गुड्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर इसकी प्राइस कम होती है, हाईली इन्फीरियर गुड्स की प्राइस कम होती है, तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। जैसे कि अभी बाजरा मिलता है 5 रुपए किलो, अगर बाजरा और भी कम मिलने लग गया, लाइक 1 रुपए किलो या 2 रुपए का किलो हो जाएगा, तो लोग बाग बाजरा कम खरीद लेंगे और फिर उस पैसे के अंदर कुछ और खरीद सकते हैं। तो अगर इनकी डिमांड और कम होती जाती है, इनकी प्राइस कम होती है, तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोग बाग उन पैसों को थोड़ा सा नॉर्मल गुड पे शिफ्ट करना चालू कर देते हैं, थोड़ा सा इन्फीरियर गुड्स पे शिफ्ट करना चालू कर देते हैं, क्योंकि गिफिन गुड्स तो क्या है, हाईली इन्फीरियर गुड्स है, बहुत ज़्यादा सस्ता गुड्स जो होते हैं, और इन्फीरियर गुड्स पे खर्च करना चालू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा अपने जो उनकी जो पैसे बचते हैं वो किसी और चीज़ पे खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ये क्या है, गिफिन गुड्स, इसमें भी डायरेक्टली रिलेशन होता है, इनकी प्राइस कम होगी तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। और थर्ड आता है इरेशनल जजमेंट। इस इरेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो जैसे कि मैं हूँ और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ने एक ही चीज़ परचेज करी है, लेकिन मैंने मॉल से खरीदी तो मुझे वो 1000 रुपीज़ से मिली, उसने नॉर्मल किसी शॉप से खरीदी तो उसे मिली 600 की। तो एक बार तो दिमाग में क्या आएगा कि मेरी वाली ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये हम लोगों की थिंकिंग हो चुकी है कि जो चीज़ महंगी होती है वो अच्छी होती है, इसलिए सबको लगेगा कि नहीं इसकी महंगी तो इसकी अच्छी होगी, वो थोड़ी सस्ती है तो मतलब लोकल, चाहे वो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ही हो, लेकिन मैंने मॉल से खरीदा है और मेरा थोड़ा महंगा है, तो मतलब मैं, सब लोग यही जज करते हैं, अपन लोगों की भी यही आदत होती है कि यार ये वाला अच्छा है, ये वाला सस्ता है, ये बेकार है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। जो हम महंगी चीज़ें पसंद सोचते हैं कि है ना महंगी चीज़ अच्छी होती है, उसकी डिमांड चाहे और भी बढ़ जाएगी ना, तो भी क्या होगा, उसकी प्राइस चाहे और भी बढ़ जाएगी तो भी क्या होगा, उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। इरेशनल जजमेंट का मतलब होता है हमें ना सामने वाली चीज़ को महंगे से जज करते हैं कि महंगी है तो अच्छी है, ये होता है इरेशनल जजमेंट का मतलब। इसमें भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स है जहाँ लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल काम नहीं करता। अब हम देखेंगे ये जो एक्सेप्शंस हमने बनाई है, इसका जब हम लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सेप्शंस का ग्राफ कैसे बनेगा। मैं एक टेबल ले लेती हूँ पहले। प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड, अगर मैंने क्या बताया था, अगर इनकी प्राइस भी बढ़ेगी तो इनकी क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो अगर मैं प्राइस लेती हूँ 10, 9, 8, ठीक है, प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, 100, 90, 80, इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो अब इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये एक्सेप्शंस का ग्राफ है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का तो पहले बना ही दिया था। पहले 10 प्राइस थी तो इसका ग्राफ कैसा था, 100 पे, फिर 9 रुपये हुए तो इसकी डिमांड 90 पे हो गई, 8 रुपये हुए थे, डिमांड किस पे हो गई, 80 पे हो गई। थोड़ा सा लाइन में, थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। तो लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ कैसे बना, अपवर्ड स्लोपिंग। कैसी स्लोपिंग हो गई इसकी, अपवर्ड स्लोपिंग। एक्सेप्शंस का ग्राफ है ये, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस का ग्राफ है। ये किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है। चाहे प्राइस महंगी होती जा रही है तो इसकी डिमांड भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि अपोजिट रिलेशन था, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, क्योंकि वहां पे प्राइस कम होती थी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती थी, बढ़ जाती थी, वहां पे अपोजिट था। ये एक्सेप्शंस में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इसमें डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो ध्यान रखिए, एक्सेप्शंस अगर जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अगर आपको एग्जाम्पल के साथ आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो इस तरह से होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। ठीक है, ये फॉर्म लेफ्ट टू राइट ही होता है। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ ही जा रहा है, लेकिन कैसा, अपवर्ड जा रहा है।
अब हम बात करेंगे मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व में मूवमेंट्स होता तो उसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व। फ्रेंड्स मूवमेंट्स का मतलब जैसे कि आप एक ड्रॉ, डिमांड कर्व में मूवमेंट का मतलब होता है कि जो डिमांड कर्व है उसी वही डिमांड कर्व ऊपर नीचे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा, डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा। मैं बनाती हूं, दोस्तों आपको डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ये सब याद होने चाहिए कि ये कर्व कैसे बनते हैं, क्योंकि जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आते हैं। आपको ये चीज़ तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये डिमांड कर्व होता है, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या होता है? ये अब हम बात करें कि मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व। मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व का मतलब होता है कि यही लाइन, ये डिमांड कर्व यही ऊपर नीचे क्या होगी? मूव होगी। ये चेंज नहीं होगी, यहाँ शिफ्ट नहीं होगी, यहाँ शिफ्ट नहीं होगी, यही ऊपर हो जाएगी, यही नीचे हो जाएगी। अगर ये डिमांड कर्व की लाइन नीचे की तरफ मूव करती है तो इसका मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड, कि डिमांड में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर ये लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है तो इसका मतलब होता है डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये किस वजह से होता है? देखो मूवमेंट सिर्फ ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से होंगे। अगर उस कमोडिटी की प्राइस में चेंज होगा, मैं और चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर रही हूँ, ना इनकम की, ना टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, ना ही एक्सेप्शंस की, एक्सपेक्टेशंस की। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी की। अगर कमोडिटी की प्राइस में चेंज होगा तो क्या होगा? उसकी वजह से मूवमेंट्स होगा डिमांड कर्व में, ठीक है। जैसे कि प्राइस 70 थी तो डिमांड थी 10 की, 60 हुई तो 20 की, इस तरह से डिमांड कर्व है। लेकिन अगर प्राइस और कम हो जाती है, मतलब अपने 40 तक अपन को पता थी, लेकिन अगर प्राइस 30 हो गई तो डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इसका मतलब होगा प्राइस कम होती जाएगी और डिमांड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है ये कर्व तो इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और यही अगर लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो इसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और मूवमेंट किस वजह से होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही वजह होती है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज होता है, तभी डिमांड कर्व क्या होता है? मूव होता है। मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड कर्व एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड कर्व में क्या होता है? यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहती है। यहाँ हमने सिर्फ प्राइस की बात की थी, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे? प्राइस को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। और चेंज डिमांड में किस वजह से होगा? जो बाकी के जो फैक्टर्स है उनकी वजह से डिमांड में क्या होगा? चेंज होगा। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, तो इनकी वजह से अगर डिमांड कर्व में चेंज होता है तो डिमांड कर्व कैसा होगा? शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि प्राइस तो यहाँ पे क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। प्राइस मैंने यहाँ पे क्या कर दी? कांस्टेंट कर दी। प्राइस मैंने यहाँ पे सपोज 50 रख दी, ठीक है। ये प्राइस मेरी कांस्टेंट है, फिक्स है। यहाँ प्राइस है, यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी। अगर मेरी प्राइस फिक्स है तो मेरी डिमांड इतनी थी, ठीक है, इतनी। लेकिन अगर मेरी इनकम में चेंज हो गया, मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैं क्या करूंगी? अपनी डिमांड भी बढ़ा लूंगी, लेकिन मेरा प्राइस तो एकदम यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, किसकी वजह से बढ़ी है? इनकम की वजह से बढ़ी है। अगर प्राइस की वजह से बढ़ती तो वो मूवमेंट कहलाता, लेकिन किसकी वजह से बढ़ी है? यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ी है, इनकम की वजह से बढ़ी है। तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, सिर्फ प्राइस में चेंज नहीं आएगा, तो डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और वहीं मैं बात करूं कि मेरी डिमांड इतनी थी, D1, इसको हम D1 बोल देते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरी इनकम कम हो गई, तो मैं क्या करूंगी? प्राइस तो मेरी वही रहेगी कांस्टेंट, लेकिन मेरी इनकम कम हो गई, तो मैं क्या करूंगी? डिमांड कर्व में डिमांड कम कर दूंगी, तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अगर डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है,
डिमांड कर्व बढ़ता है, डिमांड कर्व कम होता है, तो वो किसकी वजह से होगा? प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी, बाकी के जो फैक्टर्स है उनकी वजह से होता है डिमांड कर्व में शिफ्ट। अगर डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो इसका मतलब होता है डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अगर डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा? डिमांड कर्व कम हो गई, डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो ये है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। मूवमेंट्स किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से। बाकी की ये इंक्रीज इन डिमांड सब किसकी, अदर फैक्टर्स की वजह से होते हैं। यहाँ पे क्या रहती है? प्राइस कांस्टेंट रहती है। इंक्रीज ऐसे शो होगा, डिक्रीज ऐसे, और ये यहाँ पे इंक्रीज नीचे की साइड, यहाँ पे डिक्रीज, ये होगा मूवमेंट्स और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब आप इनकी हेल्प से कोई सा भी जैसे कि डिमांड कर्व बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का बना सकते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या होगा? अब मुझे बताओ कि इसमें मूवमेंट होगा या फिर इंक्रीज और डिक्रीज वाला डायग्राम बनेगा? कैसे डिमांड बढ़ेगी, कैसे शो करोगे? क्योंकि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है? अदर फैक्टर्स में होता है। अगर मैं सिर्फ ओवर प्राइस की बात करती तो मैं मूवमेंट वाला ग्राफ ड्रॉ करती, लेकिन ये क्या है? अदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर है, रिलेटेड गुड्स वाले फैक्टर की बात कर रही हूँ। तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा? वो शिफ्ट वाला, शिफ्ट होगा इसके अंदर अगर डिमांड बढ़ती है तो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर और इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर और एक्सपेक्टेशन, इनके अंदर डिमांड कर्व कैसे बनेगा? अगर आप इनका डिमांड कर्व बनाते हो तो कैसे बनेगा? शिफ्ट वाला डिमांड कर्व बनेगा, जो मैंने आपको अभी बताया है। जैसे कि मैं सपोज करती हूँ टी की, ये कॉन्स्टेंट, ये मैं यहाँ पे प्राइस ले लेती हूँ, प्राइस फिक्स है टी की, ये टी है, टी की प्राइस फिक्स है, तो मेरी डिमांड कितनी थी? मैं इतनी टी कंज्यूम करती थी। लेकिन क्या हुआ? टी की प्राइस कम हो गई। टी की प्राइस कम होते ही सब्स्टिट्यूट गुड्स की, हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी कि इन चारों के अंदर क्या होगा कि ना डिमांड कर्व कैसे बनेगा? अगर डिमांड बढ़ती है तो कैसा होगा? इंक्रीज या होगा, शिफ्ट होगा, और डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा और फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये मैं एक हाँ, तो मैं इन चारों को मैं ये, अगर ये चारों होते हैं तो कैसा डिमांड कर्व बनेगा? इंक्रीज वाला, शिफ्ट वाला बनेगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये मैंने प्राइस कांस्टेंट रख दी क्योंकि ये कौन सा वाला है? शिफ्ट वाला डिमांड कर्व है, यहाँ प्राइस कांस्टेंट रहती है। तो ये मैंने टी का कंजम्पशन है, अगर प्राइस कांस्टेंट थी तो मैं टी इतनी लेती थी। रिलेटेड गुड्स में कौन से आते हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रही हूँ। टी की अगर प्राइस कांस्टेंट थी टी की तो मेरा कंजम्पशन इतना था, मैं इतनी टी कंज्यूम कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ? मार्केट में कॉफी की प्राइस बढ़ गई। किसकी प्राइस बढ़ी? सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ी। तो ये किस पे इफेक्ट डालेगा? टी पे इफेक्ट डालेगा। सब्स्टिट्यूट गुड में हमने ये देखा था कि एक दूसरे पर जो इफेक्ट डालते हैं, हम एक दूसरे की जगह पे जिसको कंज्यूम कर सकते हैं वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर कॉफी की डिमांड बढ़ती है, कॉफी की प्राइस बढ़ती है, कॉफी की प्राइस बढ़ी तो क्या होगा? टी की डिमांड में फर्क पड़ेगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा? टी की डिमांड, अगर मैं इसको आगे की यहाँ मूवमेंट नहीं करा सकती क्योंकि यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स में चेंज हुआ है, इसलिए मैं क्या करूंगी? डिमांड कर्व को आगे की तरफ शिफ्ट करूंगी क्योंकि अब क्या हो गया? टी की डिमांड बढ़ चुकी है। क्या हो गया? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकम की, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी, तो डिमांड कर्व कैसे होगा? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कम होती है तो पीछे की तरफ। इन चारों के अंदर डिमांड कर्व ऐसे बनेगा, शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में। अगर कोई चेंज आता है तो क्या होगा? शिफ्ट होगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ। लेकिन अगर सिर्फ ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज होगा तो क्या होगा? डिमांड कर्व में क्या होगा? मूवमेंट होगा ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, तो बस डिमांड का हो चुका है, लॉ ऑफ डिमांड हो गया। एक्सेप्शंस, अजम्पशंस मैंने आपको बता दी, हर लॉ की कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती है, वो अजम्पशंस आपको मान के ही चलनी है। एक्सेप्शंस बता दिए और इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज और मूवमेंट्स बता दिए। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरा पढ़ाने का किस तरह का तरीका करूँ, थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स।